सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और तीसरा पार्ट भी हमारा हो गया था पूरा कंप्लीट, और उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 के जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर लेकर आया हूँ। तो सभी अच्छे से देख लेना और फिर उसको कॉपी में नोट डाउन करके याद भी कर लेना। आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, पहले इनको देख लो एक बार, फिर मैं इनके आंसर लेकर बताता हूँ आपको। यहाँ नहीं दिख रहे हैं तो आप किताब से भी इनको देख लेना। पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न है, MCQS क्वेश्चन इनको बोलते हैं। जल की कमी के आधार पर वर्गीकरण पूछा। जल की कमी के आधार पर क्या पूछा बच्चों? वर्गीकरण पूछा। तो नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में क्या करना, अपन को बांटना है। तो पहला जो आया ना क में, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, ध्यान रखना अधिक वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वो जल की कमी से क्या होते हैं? अप्रभावित होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चों? जल की कमी से अप्रभावित होते हैं। दूसरा आया अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। अगर अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा तो ध्यान रखना जल की कमी से ये क्षेत्र क्या होगा? प्रभावित होगा। क्या होगा बच्चों? प्रभावित होगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? अधिक वर्षा हो रही है और जनसंख्या भी क्या है? ज्यादा। अगला है तीसरा, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल। ध्यान रखना जल की कमी से क्या होता है? प्रभावित होता है, क्योंकि जल की गुणवत्ता खराब होने के कारण, प्रदूषित जल का खराब होने के कारण। चौथा है कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। ध्यान रखना कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जल की कमी से ये क्षेत्र क्या होगा? अप्रभावित। ठीक है। अगला चलो, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में क्या पूछा? तर्क पूछा। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? पहला दे रखा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर निर्माण करना। उसके बाद देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। प्रश्न है जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है? तो याद कर लेना जल का चक्र निरंतर चलता रहता है। सूर्य की गर्मी से जल वाष्पित होता है, बादल बन जाते हैं और वर्षा के रूप में पुनः धरती पर क्या हो जाते हैं बच्चों? आ जाते हैं। इस प्रक्रिया से जल का क्या हो जाता है? नवीकरण हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल नवीकरण योग्य क्या है बच्चों? संसाधन है। अगला देखो, जल दुर्लभता क्या है? मैं तीसरे पार्ट की बात कर रहा हूं पहले, और इसके मुख्य कारण पूछे तो जल की मांग की तुलना में उसकी उपलब्धता में क्या आ जाना? कमी को क्या कहते हैं बच्चों? जल दुर्लभता कहते हैं। और इसके मुख्य कारण है, पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, जल का असमान वितरण और जल प्रदूषण। ये सब जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य क्या है बच्चों? कारण है। यहां से लिख लेना, याद कर लेना। उसके बाद आगे देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां पूछो। मैंने जब क्वेश्चन आंसर की क्लास लेकर आया था तो उस क्लास में लाभ और हानि बताया था। लाभ में आप देख लो सिंचाई, बिजली का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन। और हानियों में देख लो स्थानीय लोगों का विस्थापन, यानी उस जगह को छोड़कर वो चले जाते, प्राकृतिक बहाव में बाधा आना और जलीय परिस्थिति की तंत्र को क्या करना? नुकसान पहुंचाना। ये क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियां। और ये क्या है बच्चों? लाभ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ मुख्य रूप से टांका का उपयोग होता है, और यह एक भूमिगत टैंक भी होता है जो घर के आंगन या मुख्य हिस्से में बनाया जाता है। घरों की छतों का ढलान पाइप के जरिए, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था 3.4 कुछ ऐसा, पाइप के जरिए इन टांकों से जुड़ा होता है। वर्षा का पहला पानी तो पाइप साफ करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद का जो पानी जमा किया जाता है ना बच्चों, वो अगली बारिश तक पीने के काम में ये लोग लेते हैं। वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है टांका। दूसरा है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में कैसे अपनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना आज के समय में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आ गया है। यानी कि इसका मतलब होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है छत के पानी से वर्षा जल का क्या करना? संचयन करना। सबसे लोकप्रिय तरीका है
इसे शहरों में अनिवार्य बनाया जा रहा है ताकि भूजल स्तर यानी भूमि का जल स्तर को सुधारा जा सके। कर्नाटक का जो गंडाथुर गांव आया था, गांव में सैकड़ों घरों ने इस पुरानी पद्धति को आधुनिक तरीके से अपनाकर जल संकट को क्या कर लिया बच्चों, दूर कर लिया है। उसके बाद देखो ये पार्ट नंबर 2 आ गया, और पार्ट नंबर 2 में आपसे पूछा आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, इनको आपको क्या करना था, मिलाना था। तो यहाँ सीधे में मिलाकर लेकर आया हूं। आरक्षित वन, वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन माने जाते हैं। रक्षित वन, वन भूमि जो और अधिक शरण से क्या हो सकती है, बचाई जाती है। और ये ध्यान रखना भूमि के 1/2 भाग पर पाया जाता है, और ये भूमि का 1/3 भाग पर पाया जाता है। उसके बाद तीसरा आया अवर्गीकृत वन, सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि के जो वन होते हैं उसे कहते हैं अवर्गीकृत वन। एक बार इसको आप देख लो। उसके बाद अगला जो आया आपसे पूछा पार्ट नंबर 2 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। अब 30 शब्द का मतलब समझो बच्चों कॉपी की 3 लाइन। जैव विविधता क्या होती है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का अर्थ होता है किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीव, जैसे कि पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव जैसे कि पशु की विविधता, यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। भोजन, दवाई, स्वच्छ हवा और पानी के लिए भी ये क्या होते हैं बच्चों, आवश्यक होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों में पाई जाने वाली जो विविधता होती है उस विविधता को बच्चों जैव विविधता कहा जाता है। इसको भी एक बार यहां से देख लो। आगे चलते हैं। अगला है आपसे पूछा कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के नुकसान के कारक यानी हास के कारक है। तो कृषि के लिए वनों की कटाई, शहरीकरण, औद्योगिक विकास, रेलवे, सड़क निर्माण, खनन और झूमिंग खेती के कारण ध्यान रखना बच्चों प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का विनाश हो रहा है, और वन्य जीवों का अवैध शिकार भी किया जा रहा है, और वनों में आग लगाने से भी ये इनका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ये है, एक बार इसको भी देख लो। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न आया हमारे पास वो आया बच्चों की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। कॉपी का पूरा 1 पेज और आगे की 2 लाइन। ठीक है। प्रश्न है अपना कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। प्रश्न को सुन लेना कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। भारत में कई समुदायों ने वनों के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सरिस्का, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है, और यहाँ के ग्रामीणों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बाघ के शिकार का क्या किया है, विरोध किया है। दूसरा, वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखना है। सवाल क्या है, वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। और 2 नंबर का पार्ट है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इस जब बड़े को हम पढ़ लेंगे तो हमारे छोटे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो पवित्र उपवन क्या होता है कि ये ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय लोग देवी देवताओं का वास मानकर काटते नहीं है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर के जो मुंडा और संथाल जनजाति है ना, वो महुआ और कदम के पेड़ों की क्या करती है बच्चों, पूजा करती है। तो इन पेड़ों की कटाई नहीं होती। विशेष पेड़ों की पूजा हिंदू धर्म में ध्यान रखना बच्चों, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, बरगद यानी वट और आम के वृक्षों को पवित्र मानकर इनको बचाया जाता है यानी सुरक्षित किया जाता है, इनको भी नहीं काटा जाता। तीसरा, पशुओं के प्रति सम्मान। विश्नोई समुदाय में काले हिरण और चिंकारा का संरक्षण अनिवार्य माना जाता है। वही अन्य कई संस्कृतियों में बंदरों, मयूर और सांपों को पूजनीय माना जाता है, जिससे कि उनकी क्या होती है बच्चों, रक्षा होती है। उसके बाद चलते हैं अगले लेसन की तरफ। ये क्वेश्चन है बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन। पहला पार्ट है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। दूसरा प्रश्न है कि किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती होती है।
उसके बाद इनमें से किस राज्य में काली मृदा यानी काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों महाराष्ट्र। इसके भी आंसर देख लेते हैं आगे। पहला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। दूसरा, सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है, कहां पर की जाती है बच्चों? उत्तराखंड में की जाती है। तीसरा, काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक बार इसको देख लो प्रश्न को। उसके बाद आया अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्द में देना है। तो 3 राज्यों के नाम बताना है जहां पर काली मृदा पाई जाती है और मुख्य फसल कौन सी होती है। तो बच्चों याद कर लेना, काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से किसकी खेती होती है बच्चों? इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि काली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कपास की क्या होती है बच्चों? खेती होती है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाए जाने वाली मृदा और उसकी विशेषताएं बताओ। तो ध्यान रखना, भारत में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसकी 3 विशेषताएं देख लो। पहली, जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषता मैंने आपको लिखा दिया कि संपूर्ण भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। उसके बाद विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। उसके बाद ये भी लिखा है आपको कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। ये भी, तो फिर वहां से आप 3 विशेषता इसकी लिख लेना। उसके बाद इसके उपाय देखो, संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण के उपाय। वनीकरण, अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। पशु चारण नियंत्रण, चरागाहों का उचित प्रबंधन होना चाहिए। मृदा संरक्षण तकनीकें, सोपानी खेती करनी चाहिए, खेतों की मेड़बंदी होनी चाहिए और समोच्च जुताई को बढ़ावा देना। जैविक खाद का प्रयोग करना, रासायनिक खादों की जगह गोबर और कंपोस्ट खाद का क्या किया जाना बच्चों? उपयोग किया जाना। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास थी हमारी, लेकिन इस क्लास में हमने जो हमारी भूगोल की किताब है उस किताब के पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो भी हमने आज देख लिए। पहले पार्ट के क्वेश्चन, दूसरे पार्ट के क्वेश्चन। एक बार मैं इसको देख लगा देता हूँ, आप आराम से इसको क्या कर लेना, यहाँ से देख लेना और लिख लेना कॉपी के अंदर और साथ ही याद कर लेना। यहाँ से देख लो बच्चों एक बार, यहाँ से इसको एक बार देख लो, समझ लो, पढ़ लो। जल की कमी के आधार पर वर्गीकरण करना है अपन को, तो यहां से देख लेना एक बार। उसके बाद आगे चलते हैं। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र तो जल की कमी से प्रभावित होता है। अधिक वर्षा वाला परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल आ जाए तो जल की कमी से ये भी प्रभावित होता है। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछ ले तो ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र होता है जल की कमी से अप्रभावित होता है। सवाल में आपसे पूछा है प्रभावित और अप्रभावित। उसके बाद अगला पूछा, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में तर्क दो। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में भी खूब पढ़ा दिया आपको अच्छे से। फिर आगे देखो, जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है? तो जल का चक्र निरंतर चलता रहता है। सूर्य की गर्मी से जल क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। उससे क्या बन जाते हैं बच्चों? बादल बन जाते हैं और वर्षा के रूप में फिर से वो बादल धरती पर आ जाते हैं, बारिश कर जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल नवीकरण क्या है? संसाधन। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण। जल की मांग की तुलना में उसकी उपलब्धता में कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। और इसके जो मुख्य कारण बच्चों वो है बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, जल का असमान वितरण और जल प्रदूषण। उसके बाद देखो एक और प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां। तो लाभ में आपको सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, उसके बाद मछली पालन याद रखने शब्द। और हानियों में आपको स्थानीय लोगों का विस्थापन याद रखना है, प्राकृतिक बहाव में बाधा आना और जलीय परिस्थिति के तंत्र को नुकसान पहुंचाना याद रखना है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है? तो हमने पढ़ा था टांका, और टांका में आपको अच्छे से लिखा भी दिया था
कि यह एक भूमिगत टैंक होता है जो घर के आंगन या मुख्य हिस्से में बनाया जाता है। घरों की छतों का ढलान पाइप के जरिए इन टांकों से जुड़ा हुआ होता है और वर्षा का पहला पानी पाइप साफ करने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाद का जो पानी जमा किया जाता है और अगली बारिश तक इसको पीने के काम में लिया जाता है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की अगर आपसे पद्धतियों को पूछ ले तो क्या लिखोगे? आज के समय में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी छत से वर्षा जल को इकट्ठा किया जाना सबसे लोकप्रिय तरीका है बच्चों। इसे शहरों में अनिवार्य बनाया जा रहा है ताकि भूजल स्तर, भूमि का जो जल स्तर है उसको सुधारा जा सके। कर्नाटक का गंडाथुर गांव में सैकड़ों घरों ने इस पुरानी पद्धति को आधुनिक तरीके से अपनाकर जल संकट को क्या कर लिया बच्चों? दूर कर लिया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन देख लो। इसमें आपके आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन आपसे पूछा और इन सबको ऊपर नीचे कर दिया। आपको एकदम सही करना है इसको और फिर याद भी करना है। तो ये देखो, आरक्षित वन, वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन होते हैं बच्चों, और ध्यान रखना ये 1/2 भाग पर पाए जाते हैं। दूसरा रक्षित वन, वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, तो ध्यान रखना बच्चों ये 1/3 भाग पर पाए जाते हैं। और तीसरा अवर्गीकृत वन, जो सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि के वन होते हैं। उसके बाद देखो आगे, आगे ये भी कर लेना। पवित्र उपवन क्या होता है कि ये ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय लोग देवी देवताओं का वास मानकर काटते नहीं है। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर के मुंडा और संताल जनजातियां, ध्यान रखना, महुआ और कदम के पेड़ों की क्या करती है बच्चों? पूजा करती है। विशेष पेड़ों की पूजा में हिंदू धर्म में पीपल, बरगद और आम के वृक्षों को पवित्र मानकर इनको संरक्षित किया जाता है। उसके बाद देखो आगे, पशुओं के प्रति सम्मान। पशुओं के प्रति क्या बच्चों? सम्मान। विष्णु समुदाय में काले हिरण, चिनकारा का संरक्षण अनिवार्य माना जाता है। वही अन्य कई संस्कृतियों में बंदरों, मयूर और सांपों को पूजनीय माना जाता है, जिससे कि क्या होती है बच्चों? उनकी रक्षा होती है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो चैप्टर उसके भी देख लेते हैं एक बार। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अगर आपसे कारण पूछेगा तो क्या लिखना है आपको? अधिक सिंचाई लिखनी है, सीढ़ीदार जिसको सोपानी खेती बोलते हैं। अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि कहाँ पर होती है भारत में, तो क्या लिखोगे बच्चों? उत्तराखंड लिखोगे। और आपसे पूछ ले कि काली मृदा यानी काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो क्या लिखोगे बच्चों? महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद 3 राज्यों के नाम पूछे जहां पर काली मृदा पाई जाती है, तो याद कर लेना, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इस मिट्टी पर बच्चों मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। फिर एक और आया कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाए जाने वाली मृदा कौन सी है, तो याद कर लेना, जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है बच्चों? जलोढ़ मृदा है। और इसी के साथ ये तीसरे 3 पार्ट के पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास हमारी होगी पार्ट नंबर 4 कृषि की।